जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम पूरे मौर्य वंश को नहीं कंप्लीट करेंगे। हम मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे, क्योंकि मौर्य वंश बहुत बड़ा है, तो उसे हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करते करते पूरा हम खत्म कर देंगे। इससे पहले वीडियो में हमने सिकंदर आगमन, नंद वंश, शुनाग वंश को टोटली कंप्लीट कर दिया था। चलिए आइए देखते हैं मौर्य वंश। देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, क्योंकि मौर्य थे इसलिए मौर्य वंश की स्थापना करी। ठीक है, इनके गुरु थे चाणक्य। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि धनानंद ने चाणक्य को अपनी सभा से अपमानित करके निकाल दिया था। उस समय चाणक्य ने कसम खाई थी कि मैं अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं नंद वंश का विनाश करके नए अच्छे वंश की स्थापना नहीं कर देता। चाणक्य थे बुद्धि, उन्होंने ढूंढा अपना एक शिष्य, एक काबिल शिष्य मिला उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य थे शक्ति और बुद्धि मिली, क्या बनी? अखंड शक्ति, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं कि नंद वंश का विनाश भी हो गया, उनका संकल्प पूरा हो गया, एक अच्छे वंश की स्थापना भी हो गई। तो चलिए पहले चंद्रगुप्त मौर्य के एक स्टार्टिंग जीवन में थोड़ा हम नजर डालें, उसके बाद धीरे धीरे पूरा खत्म कर देंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ज्यादा बड़ा नहीं, अशोक बहुत बड़ा है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी माता का नाम मोरा था। मोरा देखिए एक नीची जाति से आती थी और एक गाय, भैंस, बकरी इन सबको चराने लेके जाती थी। वही इनकी रोजी रोटी का एक साधन था। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न नीची जाति का, अनरे शूद्र जाति का बताया गया है। इसके अलावा जस्टिन ने और एरियन और प्लूटार्क ने, जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस, एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस, कहा है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस, एरियन और प्लूटार्क नामक दो आर्कियोलॉजिस्ट ने एंड्रोकोटस। ये तीनों आर्कियोलॉजिस्ट हैं। देखिए, जस्टिन ने अपनी किताब में लिखा कि भारत में एक सेंड्रोकोटस नाम का राजा है, जो उसका प्रशासन बहुत बढ़िया है, इसका प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य है, और अच्छी अच्छी बातें लिखी। और उसने चंद्रगुप्त लिखा सेंड्रोकोटस वर्ड का इस्तेमाल किया, भारत में सेंड्रोकोटस नाम का राजा है, ये वो। और एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस वर्ड का प्रयोग किया। अब जब ये किताब भारतवासियों को मिली तब समझ में नहीं, ये सेंड्रोकोटस है कौन और एंड्रोकोटस है कौन? तब देखिए, ये चीज वही बता सकता है जिसने भारत का इतिहास पढ़ा, विदेश का इतिहास पढ़ा। एक आदमी था, कौन था? तो विलियम जॉन्स ने बताया, अरे बबुआ, ये सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य है। तब संदेश सबने कहा, अच्छा ठीक है। तो हमने मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपरी जीवन के बारे में देख लिया। अब आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये 322 बीसी में राजगद्दी पर बैठ गया। 322 बीसी में राजगद्दी पर बैठ गया। उसी समय, कुछ समय बाद देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसीई में राजगद्दी पर बैठ गए। कुछ समय बाद 305 बीसी में 305 बीसी में ईसा पूर्व यानी कि बिफोर कॉमन ईरा
जो सिकंदर की संतान, सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर था, तो चंद्रगुप्त बेबीलोन में 300 से मारा गया। चंद्रगुप्त खत्म, काम खत्म। अब सेल्यूकस को शक था कि सिकंदर ने व्यास नदी पार करके नहीं किया था, क्योंकि चाणक्य ने इतनी भ्रांतियां फैला दी थी उसके पार करके कोई जाएगा, उसका गला कट जाएगा, उसको मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ पड़ेगी, ये होगा। तो अब सेल्यूकस को पता था कि कोई ना कोई फ्रॉड कर रहा है। उसका शक सही भी था कि भाई सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य काम कर ही रहा था। तो बेबीलोन दूर है, इसमें इतना स्पेस नहीं, इसलिए थोड़ा पास बना दिया है। बेबीलोन से सेल्यूकस वापस आता है। सेल्यूकस निकेटर कब आता है? 305 में। 305 में। और सेल्यूकस चंद्रगुप्त सिकंदर जब आया था, तो सिकंदर के समय में सेल्यूकस निकेटर उसका थल सेनापति था। एक सेना सिकंदर के अंडर में भी थी। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तब यहाँ का शासक धनानंद था। धनानंद का ज्यादा साम्राज्य नहीं था, मंत्री इतना पूरा साम्राज्य धनानंद का था। लेकिन अभी जब सेल्यूकस ने आक्रमण किया, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य नाम का शेर यहाँ पे शासन कर रहा था, जिसपे अंडर पूरा भारत था। जितना अभी आज भी भारत देख रहे हैं, पूरा उसके अंडर में था। अब सेल्यूकस ने जब आक्रमण किया, इससे पहले चाणक्य मालूम पड़ के सेल्यूकस आक्रमण करने वाला है, तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को बताया। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या किया जाए? ऐसी बात नहीं कि चंद्रगुप्त मौर्य पर इतनी सेना नहीं थी या फिर क्या था, सेल्यूकस निकेटर के पास ज्यादा पावर थी, क्योंकि वो 3, 4, 5, 6 देश जीत चुका था। बैक्ट्रिया, मेसोपोटामिया, बहुत से देश जीते थे उसने। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक लिमिटेड सेना थी। 50,000 सैनिक थे, 6,000 रथ थे, 9,000 हाथी थे। तो सेल्यूकस को मालूम था कि सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य के पास हाथी बहुत है, तो हम भी हाथी लेकर आए। अब चाणक्य बहुत दूर का सोचते हैं। एक असली लीडर की पहचान यही होती है कि वो आगे के 100 साल का पूरा हिसाब किताब लेके चले। ये नहीं कि आज खाना खा लेते, कल देखा जाएगा। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से क्या क्या कहा, बबुआ तुम एक काम, तुम घोड़ा लेके युद्ध क्षेत्र में जाओ, हम आ रहे हैं। दोनों लोग पहुंचे एक जगह पे। पहुंचने से पहले चाणक्य ने वहां पे खूब पानी डाल के रखा था। जितने सेल्यूकस के हाथी थे, सब पानी में धंस गए, और जितने हाथी थे और चंद्रगुप्त मौर्य के जितने घोड़े थे, तब करके आराम से निकल गए, एकदम आसानी से। आप देखिए, जब निकल गए तो सेल्यूकस हार गया। अब सेल्यूकस ने सिकंदर के सामने, चंद्रगुप्त मौर्य के सामने अग्नि स्वीकार कर ली। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा, हम तुम्हें 2 शर्तों पर छोड़ेंगे। तो पूछा सेल्यूकस ने, क्या? चाणक्य ने सेल्यूकस से कहा कि हम तुम्हें 2 शर्तों पर छोड़ेंगे। तो सेल्यूकस ने कहा, क्या? पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त थी कि चाणक्य ने सेल्यूकस से कहा, तुम अभी तक जितने भी देश जीत कर आए हो, यानी कि एरिया, आराकोशिया, जैनरोशिया और पेरोपनिजाइड, इनके आधुनिक नाम देख लेते हैं। आधुनिक समय क्या कहा जाता है? एरिया को हेरात, कांधार, मकराना, काबुल अफगानिस्तान में है। देखिए, एरिया को हेरात, आराकोशिया को कांधार, जैनरोशिया को मकराना, पेरोपनिजाइड को काबुल, ये सारे देश हमें दे दो। उस समय देश थे, लेकिन अभी ये 2 राज्य, 2 देश बन चुके हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यानी कि आधुनिक पाकिस्तान अफगानिस्तान दे दिए। इसी की वजह से, यानी कि इसी शर्त की वजह से भारत का जो एरिया था, भारत का एरिया काफी ज्यादा बढ़ गया था। पूरा इतना काफी ज्यादा एरिया बढ़ गया था। इधर पीछे का तो पहले से था। अब और दूसरी शर्त क्या थी? चाणक्य ने कहा, तुम अपनी पुत्री हेलेन या
कार्नेलिया कृपा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करोगे। चंद्रगुप्त मौर्य कुछ सुन रहा था, कहा क्या इसके पुत्री के साथ विवाह करना पड़ेगा? पहले से एक है, दूसरी लेंगे तो कोमा में हम खुद चले जाएंगे, पागल हो जाएंगे, पागल खाने भर्ती करना पड़ेगा हमको। बहुत टेंशन में आ गया। बाद में चाणक्य से मिला जाके, कहा क्या करें, आपने ऐसी शर्त क्यों दे दी? तो चाणक्य इसे लेकर गए एक कांटे वाले बगीचे, कहा तो चलो चला उसको काटा चुभा। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने तो चाणक्य से कहा हाँ काटा चुभा। तो चाणक्य ने क्या कहा, इसे कैसे हटाया जाए? चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि हम कुछ लोगों को बुलवा लेते हैं, हटवा देंगे, अब इसको कटवा देंगे तो जगह फिर उग जाएगी। तो समस्या को खत्म नहीं करना है, जड़ से खत्म करना है। तो उसने कहा हम जड़ से खत्म कर देंगे, मतलब जड़ उखाड़ निकाल लेंगे। तो चाणक्य ने समझाया तुम कितनी जड़ें निकालोगे, हजारों वहां पे जड़ें थी, कोई ना कोई बच जाएगी, वो फिर उग जाएगी। तो चाणक्य ने क्या किया, मीठी लस्सी लिया, मीठा मट्ठा, और पूरा डाल दिया वहां पे। अब मान के चलिए एक लोटिया लाए, ऐसे मार से डाला तो खूब दूर तक बड़े आराम से पहुंच गया, अच्छे खासा से चला गया। और चींटियां आई, एक पर आएंगी, दूसरे पर, इतना इतना ही पहुंच गया जड़ में, तो चींटियां आ जाएंगी, आके सारी सारी जड़ों को तहस नहस कर दिया। तो चाणक्य ने समझा समस्या को खत्म नहीं करना, जड़ से खत्म करना, ये चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को समझाया। तो देखिए, और कहा सेल्यूकस से जिससे जब तुम्हारे वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाएंगे, तब इसकी संतानें जो बार बार यूनान से आया करती हैं, पहले सिकंदर आया फिर सेल्यूकस निकट, वो अब नहीं आएंगी। कोई सोचेगा भारत में मत आना, वहां पे सेल्यूकस का ब्याह हुआ, सेल्यूकस की बिटिया का ब्याह हुआ था, मजा। तो अब उतना सिस्टम खत्म जो विवाह वाला था। अब सेल्यूकस को संदेह था चंद्रगुप्त मौर्य हमारी बिटिया को मारने न लगे, इसको क्या मालूम तो भारतीय संस्कृति कितनी अच्छी है। तो इसमें हमने राजदूत भेज दिया मेगस्थनीस, की मतलब बताता रहे कि कोई सिस्टम कोई दिक्कत तो नहीं है। मेगस्थनीस भाग गया, देखो यहाँ तो बहुत बढ़िया कल्चर है, कितना बढ़िया चीजें हैं। उसने इंडिका बता डाली, इंडिका में भारत के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अच्छी बातें लिखी हैं कि राजा जब निकलते हैं तो फिर अलग सोने की पालकियां होती हैं कि दो तरफ पेड़, बढ़िया सैनिक लेके जैसे चलते हैं, उस पे हीरे मोती जवाहरात लगे होते, तोते मंडराया करते हैं और प्रजा उन्हें घेर लेती है। बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है। इसीलिए भारत की संस्कृति ऐसे ही थोड़ी ना आज भारत विश्व गुरु बना हुआ है, भारत की कल्चर ही ऐसा है, अंग्रेजों ने बिगाड़ दिया है। तो जो आक्रमण वाला सिस्टम था वो खत्म हो गया। नहीं चीज और अच्छा, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो युद्ध हुआ था, इसे एपियानस ने इस युद्ध का वर्णन किया है। और एक बार चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेन से पूछा कि क्या बात है, तुम्हारे बाबूजी काहे मतलब युद्ध करने आए? कहा अरे उनको हथियार चाहिए रहा है। तो कहा ठीक है तुम तुम्हारे बाबूजी को 500 हाथी दे देते हैं। तो 500 हाथी दहेज के रूप में दे दिया। किसको दे दिया? सेल्यूकस निकेटर को दे दिया। इस बात की जानकारी प्लूटार्क ने दी है, प्लूटार्क। और प्लूटार्क ने क्या किया है, चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रो सारा एलियन और प्लूटार्क ने कहा था ये दो नाम है। तो इतना खत्म करते हैं, खत्म हो गया। अब देखते हैं आगे, अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वो थे चाणक्य। चाणक्य ने किताब लिखी अर्थशास्त्र में 7 सप्तांग लिखे गए। क्या है सप्तांग? पहला है राजा न्याय प्रिय होना चाहिए, राजा न्याय प्रिय होना चाहिए। जनपद जो होते हैं उसके जनपद में दुर्ग होने चाहिए, उसके जो मंत्री हैं वो अच्छे होने चाहिए, और राजा दंड तगड़ा देता हो, मित्र होने चाहिए, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु होना चाहिए, धर्म होना चाहिए उसका। और एक स्पेलिंग सीरीज याद करते थे, राजा जो होना चाहिए एक न्यायप्रिय होना चाहिए, एक अच्छा राजा होना चाहिए।
ये सब काम है फिलहाल। राजा न्याय भी होगा तभी सारा काम होगा। अब उसके मंत्री बेकार हैं तो कोई सिस्टम बनेगा नहीं, तो मंत्री भी अच्छे होने चाहिए, मंत्री अच्छे होने चाहिए। अब मंत्री लिए अच्छे हैं, अब उसे बाहरी रूप से मजबूत होना होगा, तो जनपद में 2 होने चाहिए, ठीक है। राजा दंड दे तो राजा थूक दे धर के, जिससे प्रशासन बहुत बढ़िया होगा। शेरशाह सूरी के समय दंड इतना कठोर था कि अगर राज को कोई महिला अपने सर पे टोकरी में सोना लेकर निकलती थी किसी औकात में, एक दाना उसमें निकाल ली। इतना बढ़िया उसमें जो प्रशासन न्याय व्यवस्था थी। कोई दाना निकाल के देखे, उसकी नाक के गिलास से पकड़ लिया जाता था, जब कान पूरा पकड़ लिया, गुलाबा डाल दिया कान में। दंड भी होना चाहिए, मित्र होने चाहिए जिससे बुरे समय में उसकी सहायता कर सके। अपना एक धर्म होना चाहिए। एक और है इसमें, जनपद देखिए जो होना चाहिए, जनपद जनपद अंदरूनी रूप से बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि हमने उसकी बाहरी सिक्योरिटी बाहरी लोगों से दे दी। अब अंदरूनी जब प्रजा ही नहीं खुश है तो क्या है, तो जनपद का आंतरिक और बाहरी रूप दोनों से अच्छा होना चाहिए। तो ये 7 सप्ताह हो गए। और जैसे हम कहते हैं ना कि शाम दाम दंड भेज, कुछ भी करो उस आदमी को पकड़ के लाओ, चोर को पकड़ के लाओ। शाम दाम दंड भेजने का मतलब जानने की कोशिश की है, किसमें लिखा जाने की कोशिश की, मैं बताता हूँ, ठीक है। शाम दाम दंड भेद, ठीक है। शाम का क्या मतलब है? शाम का ये मतलब होता है अगर आपकी 2 लोगों में विरोध हो रहा हो तो उन लोगों की बातचीत करवा दीजिए, दोनों संतुष्ट हो जाएंगे। बातचीत मतलब वो उनका मन जीत ले, उनका मन जीत ले। अगर नहीं ऐसा हुआ है, बीच में दाम डालू, मान लीजिए हमारी किसी दूसरे से मतलब युद्ध हुआ है, तो हमने बात बैठा कि अब मान जाइए ऐसी बात है कि ये नहीं माने, दाम लगाओ, अरे लो 1 लाख पहले बताओ, मान जाओ। अभी भी नहीं माने, नहीं माने, धरके चपोटा दो। अब युद्ध अंतिम है, अब वो करेगा, अरे मार के एकदम पूरा थूक दो, दंड को छोड़ना चाहिए, दंड दो और अपने गुप्तचर रखो, या गुप्तचर बनाओगे तो गुप्तचर का बहुत फायदा होता है। मान चलिए अगर हमारे 90% सिपाही मरने वाले हैं तो 90 बड़े 10% मरेंगे, इतना ज्यादा फायदा होता है गुप्तचर का। तो शाम दाम दंड भेद का मतलब समझ आ गया। अब देखिए यूरोप में एक थे, मैकियावेली का नाम था, उन्हें 2 किताबें लिखी, द प्रिंस और द आर्ट ऑफ वॉर। बेसिकली यहाँ पे प्रिंस की बात करेंगे, द प्रिंस में सेम टू सेम यही चीजें लिखी हुई है, सप्तांग और ये और बहुत सी बातें अर्थशास्त्र में लिखी हुई है जो उनकी किताब द प्रिंस में लिखी हुई है। इसीलिए चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। तो आपको पूरी समझ में आ गई। तो चंद्र मौर्य के पूरे जीवन के बारे में कथा समाप्त होती। अब कल के वीडियो में हम डिटेल बाय डिटेल बिंदुसार, अशोक, इन सब के बारे में जानेंगे जितना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरी होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।